दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 4 यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए जो हम लोग क्लास ला रहे हैं रोजाना 25 क्वेश्चन का, तो उसका ही चैप्टर नंबर 4 है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस से टकराते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल के ही क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर लिख चुके हैं, फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओपन लाइव स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा। जो भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से रिलेट रखता है। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखना और कलेक्ट करना आपका जिम्मेदारी और आपका फर्ज बनता है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत न आए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो आंसर हो जाता है विश्व का अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये आपको परिघटना नहीं है, सही है। मतलब क्या होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम थे रूसी क्रांति, जो कि 1917 में इसका हुआ था। ठीक है, और इटली के फांसीवाद तथा जर्मनी के नाजीवाद का उदय और विश्व शांति के लिए 1920 में क्या हुआ था, राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। पूछेगा राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को पता है विश्व जल दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसी के साथ है, उपकरण है जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है। वायुदाब को मापने के लिए क्या सही है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है कि वायु को मापते हैं। और पूछेगा कि थर्मामीटर का प्रयोग ताप को मापने के लिए, जबकि एनीमोमीटर का प्रयोग आपको वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। वही आपको मैं बताना चाहूँगा कि बल की दिशा मापन के लिए आपको होता है। ठीक है, बल तथा दिशा मापन के लिए होता है, क्या होता है। तो इस तरह से आपका सारे ऑप्शन का भी आंसर आपको मिल गया। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखता है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, वह क्या कहलाता है। तो हमारी जो रक्षा करती है उसको क्या कहते हैं, तो ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब तो ओजोन मंडल में भी बहुत सारे छेद हो गए हैं, जिसके कारण से डायरेक्ट बैगनी किरण हमारे तक पहुंच पाती है, लेकिन काफ़ी इसके वजह से बीमारियां फैलेगी। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि पूछेगा कि ओजोन मंडल की पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी है, तो 20 से 50 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे रखता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं सभी के लिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध या परियोजना भी पूछ सकता है, तो किस नदी पर स्थित रखता है। तो यहाँ पे आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर क्या होता है, सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना दोनों ही गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर स्थित रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता मात्रा है। ध्यान दीजिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं गैस की कितनी % होते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है यहाँ पे 0.03%। 0.03% आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, जो कि वायुयान में यानी कि वायुमंडल में कितना होता है, वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसमें कितना होता है, 0.03% होते हैं। और सबसे अधिक अगर वायुमंडल में पूछेगा तो 78.03% आपको क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि आपको 78.3% की मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। धाराओं की क्या होती है, प्रवाह दिशा होती है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है, विश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। अभी ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, उत्तरी तथा दक्षिणी विश्वतीय रेखाओं धाराओं के मध्य में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विश्वतीय रेखाएं धारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। काल्पनिक मतलब सोची समझी रेखाएं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के मानचित्र पर समान वायु दाब के व स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबार कहलाती है, समान रेखा में। ठीक है, अगर ये पृथ्वी की अगर सतह है तो यहाँ से समान रेखा में एक ही साइड से कि हम लोग काल्पनिक करें कि ऐसे ही गुजरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सोच सकते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो कौन से जीव है जो कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन क्या बनाते हैं, पकाते हैं और खाते भी हैं, यानी कि अपने संपूर्ण भाग को वहाँ पे स्थापित करते हो, तो उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक हो जाएगा। किसी परितंत्र में उत्पादक के अंतर्गत तो उन पेड़ पौधों और बैक्टीरियो को शामिल किया जाता है जो कि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर सभी को पता है। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है। वो कौन सी नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंबल नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, ये आपको प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम प्रवाह होने वाली प्रमुख नदियों में से, जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, चंबल नदी, गंगा एक सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन बहुत ही टॉपिक है, कह रहा है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है क्या कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, डी नंबर ऑप्शन सापेक्ष आर्द्रता आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 37 नंबर, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था जो क्या कहलाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेंजिया। पेंजिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेंजिया आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। परतों का क्या है, क्रमागत विन्यास, यानी कि लाइन से बनाया गया एक विन्यास है, यानी कि 2 लाइन है। तो क्या हो जाता है आंसर, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे है, ये नंबर ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना होगा आपको। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ, आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल जाए। सारे वीडियो को कलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये भी बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप सारे वीडियो जब देख लीजिएगा तो मैं वादा करता हूँ, चैलेंज ठोक के कहता हूँ, एग्जाम हॉल में आपकी काफ़ी दिक्कत ना होगी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्या कहलाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऐसे ऐसे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने पास इस चैनल को बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है 40 नंबर, कह रहा है शुद्ध वाक छांटिए। यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के रखे जाएंगे जो कि आपको हमने इसमें कलेक्ट कर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये आपको शुद्ध वाक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा किस तरह को लिखा है, नेताजी को आज वहाँ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेस्पेक्ट देते हुए। अगला प्रश्न है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि सार्थक एकदम से करेक्ट समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अ है, ध्यान दीजिएगा, अ है, हिंदी अंग है। ठीक है, अंग, अंग क्या होता है, तो यहाँ पे एक स्वर, एक व्यंजन, आयुग, वाह, अंतस्थ क्या होता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयुग वाह है। ठीक है, आयुग वाह है। अंग अकेला तो कहीं लिखा नहीं रहता, अंग को किसी न किसी के संपर्क में लाकर ही इसको एक वाक्य के रूप में संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है 43 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार और मत शब्दों के सही प्राय क्या है। व्यवहार और मत शब्दों के सही प्राय क्या है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी की स्क्रीन पे आचार व विचार, आचार व विचार आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, आचार और विचार आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उल्लास, संगम, संभावना। उल्लास, संगम, संभावना आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आपको समझने की फेरी है। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिएगा ना, सारे क्वेश्चन को आपको इजीली आप बनाने में सक्षम हो जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी है। यहाँ पे कुछ लाइनिंग दिए गए, जिस लाइनों को समझ लीजिएगा ना तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाइएगा। क्वेश्चन है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सीता सावित्री याद रखिए, ये रेखांकित शब्द हो गया जो रेखा कर दिए गए, खींच दिए गए। आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में
परिवर्तन। ठीक है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, फिर से रेखांकित शब्द जैसे आ गए हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पिछले ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए 2013 के एग्जाम में। बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय। बालक ने रोटी खाई तो रेखांकित शब्द का परिचय, यानी कि खाई का परिचय देना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए फिर आगे बढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य, पुरुष, भूतकाल, कृत्यवाचक, ये सारे संबंधित रखते हैं खाई से। एक वर्ड और इतने सारे उसके अर्थ। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आ गया है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 1955 में। ठीक है, 1955 में आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो 1955 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब पंचशील 1955 में हुआ था। अब कब किया था, किसके किसके बीच में? तो भारत तथा चीन के बीच में, यह तिब्बत व अन्य सामरिक मुद्दों पर एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसकी शुरुआत अगर पूछेगा तो 1954 में, और कब हुआ था तो 1955 में कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है, सभी प्यारे साथियों का, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी रॉन्ग नहीं करे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 8 मार्च को होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए फिर आगे बढ़िए। मैं तो यही कहूँगा आपसे लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाइए तो दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके एक बार माइंड सेटअप कर लेना तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई भी झुका नहीं सकता। क्वेश्चन है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है क्या? ध्यान दीजिएगा, लीजिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामचरितमानस ने भाई तुलसीदास जी ने लिखा। भारत के तो पहले कवियों ने क्या किया था तो कि रामायण लिखिए, महाभारत लिखिए, संपूर्ण गीता लिखिए, ये सब लिखने में तो अपना टाइम वेस्ट कर दिए। तो चलिए जान लेते हैं रामचरितमानस किसने लिखे? तुलसीदास। और तुलसीदास के कुछ रचयिता के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि विनय पत्रिका भी लिखे, रत्नावली लिखे, कवितावली भी लिखे। ये सभी भी आपको किनके रचना है? तो आपको रामचरितमानस के, सॉरी यहाँ पे तुलसीदास के ही रचना है। भारतीय रुपये का नया प्रत्यय जो यहाँ पर र लिखा हुआ है, किसने तैयार किया था? ऐसे किसने यह प्रतीक बनाया था कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पे हाफ सेंचुरी लग चुका है सभी के। तो डॉक्टर उदय कुमार ने यह आपको लिखा था। ठीक है, ऐसे बनाया था। तो 15 जुलाई 2010 को जारी किए गए यह नोट पे सबसे पहले IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो 1 रुपये का ना चिन्ह देखते हैं तो पीछे में ऐसे आपको लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जहाँ पे फूलों की भंडार है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। उत्तराखंड में क्या हो जाता है? फूलों की यह घाटी है और चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। चमोली जिले में इसका जो राष्ट्रीय पार्क की जो घोषणा की गई थी कि यह राष्ट्रीय पार्क बना दिया जाए इसको, तो 1982 में। ठीक है, 1983 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए सरोद से। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरोद से आपका बिल्कुल करेक्ट है। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? सरोद से संबंधित रखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सरोद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल के आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूनेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर रेड क्रॉस जो होते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जीन हेनरी ड्यूनेंट ने ही इसका स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पूछेगा कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरह से हमारे लोग का आज का क्लास एंड होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।